इस सुख की सरकार में कौन सुखी है? प्रश्न तो पैदा ये हो रहा है। कोई भी हम अच्छा काम करते हैं उसको किसी न किसी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। हिमाचल में लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से तैयारियां चल रही हैं और लगातार मंथन का दौर चल रहा है। इस बीच कांग्रेस की बैठक हुई है हिमाचल में। यह हिमाचल विरोधी भाजपा नारे के साथ चुनावी मैदान में अब कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस जो है वो उतरने का उसने मूड बनाया है। पार्टी मुख्यालय में यह बैठक हुई थी जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताते चलें कि अब दोनों तरफ से रणनीति बन रही है, दोनों तरफ से मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में एक तरह से उतरना है। और इस बीच कांग्रेस ने जो बड़ा फैसला लिया है कि हिमाचल विरोधी भाजपा नारे के साथ प्रदेश कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। आपको बताते चले कि कई घंटे यह बैठक चली थी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश चुनाव कांग्रेस और चुनाव समिति की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की थी। तो अब एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी हिमाचल में आमने सामने है और दोनों में एक तरह से खींचतान मची हुई है। चुनावी मैदान सज गया है और कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस सुख की सरकार में कौन सुखी है? प्रश्न तो पैदा ये हो रहा है। कोई भी हम अच्छा काम करते हैं उसको किसी न किसी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस में एक तरह से खींचतान मची हुई है और अब जो स्टैंड यहां पर कांग्रेस ने लिया है, कांग्रेस ने कहा है कि हिमाचल विरोधी भाजपा, इसी नारे के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतरने जा रही है। जिस तरह से आपदा आई और आपदा के उस बीच में कांग्रेस से लगातार इल्जाम लगाती रही कि केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला और जो एमपीज यहां पर हैं, जो लीडरशिप बीजेपी की हिमाचल में थी, उसने कोई सहयोग नहीं किया और इसी वजह से कांग्रेस अब हिमाचल विरोधी भाजपा के नारे के साथ चुनाव में एक तरह से उतरने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस पर एक तरह से हमलावर है और बीजेपी ने कहा है कि बगैर केंद्र की मदद के यह सरकार कुछ नहीं कर सकती थी और एक साल में सरकार ने कर्ज के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। संजय शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रमेश के चौहान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हिमाचल प्रदेश की पूरी सियासत आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सुशांत कपरेट हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं और चमन राकेश अजता जी हैं जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के हिमाचल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले संजय शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। अब जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव का दौर एक तरह से शुरू हो रहा है और यहां से सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की मीटिंग हुई थी और कांग्रेस ने अपनी मीटिंग में फैसला लिया है कि भाजपा के हिमाचल विरोधी होने के नारे के साथ वो मैदान में उतरेगी, लोगों तक जाएगी। संजय शर्मा जी, देखिए, कांग्रेस के पास पिछले 13 महीने के अंदर 13,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की कोई उपलब्धि इस प्रदेश के अंदर नहीं रही है। जब से सरकार बनी थी तब से जो है वो इन्होंने सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर इन्होंने कहा था कि जब इनके अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर है और पहला बिंदु था, उसका पहला 32 बिंदु टोटल थे, उसके 10 मुख्य बिंदु जो है जिनको 10 गारंटियां कहा जाता है, वो कांग्रेस पार्टी ने करी थी। और पहली गारंटी थी कि 5 लाख रोजगार जो है वो 5 साल के अंदर देने हैं और 1 लाख रोजगार की घोषणा इनको करनी थी
पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर। वो आज तक जो है वो कितनी कैबिनेट बैठक जो है वो इनकी हो गई, लेकिन आज तक जो है वो प्रदेश का नौजवान वो 1 लाख रोजगार तो छोड़िए 1000 रोजगार देने के भी सरकार ने जो है वो काम नहीं किया है। इसलिए अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है वो केंद्र के ऊपर फोड़ना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी के सिर के ऊपर फोड़ के जो है वो आगे निकलने की ये कोशिश करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल अगर मैं बताना चाहूं तो मैं ये बता सकता हूं कि इनकी सरकार जब बनी थी उसके गठन से लेकर दिसंबर 2022 से लेकर के सिर्फ 31 मार्च 2023 तक जो है सिर्फ उसी 3 महीने के वक्त के अंदर जो है वो 1140 करोड़ 50,50,283 रुपए तो सिर्फ मार्च तक जो है वो केंद्र की योजनाओं के केंद्र की जो सहायता है वो इनको मिल चुकी। उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकार ने इस सरकार के गठन से लेकर के आज तक दिसंबर तक, पिछले दिसंबर 2023 तक जो है वो 3378 करोड़ रुपए, 9 लाख रुपए, 3378 करोड़ 9,65,384 रुपए इस सरकार को मिले। लेकिन ये नाशुक्रगुजार है, ये अपनी नाकामियों का ठीकरा, ये जो बहनों को इन्होंने 22.5 लाख बहनें प्रदेश की थी जिनके साथ पहली कैबिनेट में इन्होंने कहा था कि फैसला लिया जाएगा और 1500 रुपया हर महीने हर बहन के खाते में जाएगा 18 साल से लेकर के 60 साल से ऊपर तक की जितनी भी महिलाएं हैं। लेकिन ये केवल मात्र 800 महिलाओं को, वो भी प्रदेश के एक दूरगामी जिला, एक पिछड़ा इलाका, उस इलाके के अंदर इन्होंने सिर्फ ये काम किया है कि वहां पे 800 महिलाओं को इन्होंने 1500 रुपया देने का काम किया। बाकी 800 में से 22.5 लाख में से 800 छोड़ दीजिए, जितनी बची हैं उन महिलाओं को ये प्रदेश में जाकर के क्या जवाब देंगे। इसलिए इनके पास केवल नारे खोजने के अलावा और कोई काम बचा नहीं। चलिए ठीक है, मैं सुशांत जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। सुशांत जी, यहां पर संजय शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नारे ही ढूंढ सकती, बाकी उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। अब्बू भाई, अगर संजय भाई ने, भाजपा ने काम किया होता तो इन्हें कागज उठा के आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी थी। अगर उन्होंने आंकड़े बताने होते, उन्हें ध्यानार्थ होता कि भाजपा ने इतने पैसे दिए। मैं तो कहता हूं भाजपा के लिए शर्म की बात है, जब प्रदेश ने स्पेशल सेशन बुलाया गया आपदा प्रभावित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को घोषित करने के लिए, भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने उसको एब्सटेन किया। दूसरी बात, जब माननीय सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने रिक्वेस्ट की भाजपा के सांसदों से साथ में चलकर हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की बात करने के लिए, भाजपा ने पार्टिसिपेट नहीं किया, भाजपा के सांसदों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आज अगर प्रदेश में भाजपा का असली चेहरा, हिमाचल विरोधी चेहरा दिख रहा है तो वो उनकी कर्मों की वजह से दिख रहा है। वाटर सेस पूरे देश भर में लागू है। जम्मू कश्मीर का वाटर सेस ठीक है, उत्तरांचल का वाटर सेस ठीक है, लेकिन हिमाचल का वाटर सेस केंद्र की भाजपा सरकार को लगता है गलत है। तो ये भाजपा का असली चेहरा, हिमाचल विरोधी जो चेहरा है वो दिखा रहा है। अगर भाजपा की बात करें, भाजपा ने संजय शर्मा जी, आप बीच में जवाब दे सकते हैं। संजय शर्मा जी को नहीं बनाया होता, हिमाचल भाजपा का चेहरा हिमाचल विरोधी कांग्रेस बता रही है। अच्छा, इसके साथ साथ संजय जी आप ये साबित करके कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा संजय भाई कांग्रेस की अगर गारंटियों की बात करें, कांग्रेस की गारंटी थी नंबर 1 ओपीएस की बहाली, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि ओपीएस की जब बहाली की बारी आई तो आप लोगों ने केंद्र से जो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज मिलता है वो भी रोक दिया। भाजपा का जो हिमाचल विरोधी फेस था वो दिख रहा है। आप इन चीजों को स्वीकारेंगे नहीं। संजय जी स्वीकारिए, आप स्वीकारेंगे, आपके लिए ठीक है, नहीं मानेंगे जनता आपको आने वाले चुनावों में आपका असली चेहरा दिखाएगी। आज मैं गर्व के साथ क्यों कह रहा हूँ, बिना कागजों के कह रहा हूँ। संजय जी आपको कागज दिखाने पड़ रहे हैं, मैं बिना कागजों के कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया मैनुअल में चेंज किया।
जिस परिवार को 1 लाख रुपए मकान के नुकसान पर मिलता था, आज वो रिलीफ मैनुअल में 7 लाख रुपए किया गया। लेकिन अत्यंत शर्म की बात है। चलिए ठीक है, मैंने दोनों लोगों को देखे समय दे दिया, मैंने दोनों लोगों को समय दे दिया। ठीक है, बात हो गई। मैं दोबारा से आ रहा हूँ संजय जी, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, मैं सुशांत जी दोबारा से आ रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसर रमेश चौहान जी से मुझे हिमाचल की सियासत के बारे में भी समझना है। मैं उससे पहले चमन राकेश अस्ता जी आपके पास आऊंगा। राकेश अस्ता जी, मौजूदा में हिमाचल की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी जरूर हिमाचल में है, लेकिन हिमाचल की सियासत दो ही धुरों पर एक तरह से मानी जाती है, भाजपा और कांग्रेस, और जिस तरह की खींचतान इन दोनों में चल रही, इसे किस तरह से देखा जाए? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। हिमाचल की आप राजनीति को बस ऐसा समझ लीजिए कि इसमें केवल और केवल दुर्भाग्य हिमाचल की जनता का है कि वो पिस रही है। शायद बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये जो दल हैं वो मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम करते होंगे, या इनकी पॉलिसीज या फॉर्म ऑफ जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा जी। बल्कि धरातल पे अगर आप देखेंगे तो लगभग एक जैसा ही, सब कुछ एक जैसा ही होता है। सरकारें आती है, बदलती है, जाती है, लेकिन आप केवल पार्टी का नाम बदलने के सिवाय धरातल पे कोई भी ऐसा पॉलिसी उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे। चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, हेल्थ केयर का हो, एजुकेशन का हो। अब सबसे बड़ी बात हिमाचल के साथ दिक्कत ये हो रही है कि इतना पढ़ा लिखा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पे जो चुनाव का जो असली मुद्दे होने चाहिए आज की डेट में, वो होने चाहिए बेरोजगारी। क्योंकि बेरोजगारी 13%, 14% पे हम पहुंच चुकी है, और महंगाई और स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा के अलावा बहुत सारी सड़कें जो टूटी हैं उस पे। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये चुनाव जैसे ही 1-1.5 महीने के बाद शुरू होगा असली नूरा कुश्ती का खेल, भाजपा लड़ेगी इस चुनाव को मोदी के नाम पे और मंदिर के नाम पे। और ये कोशिश ये करेगी कि ये ठीकरा भाजपा कांग्रेस के उसमें ये गढ़े कि इन्होंने केवल कर्ज लिया है और कर्ज के इस सिवाय कुछ किया नहीं है। जबकि हम और आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के पास एक डिसएडवांटेज ये रहा कि इस बार जो फ्लड्स ने यहाँ पे हालत काफी ज्यादा जो खराब की है जी, तो उसकी भरपाई करना ही इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार अब कैसे चलेगी वो सबको पता है। हट फिर के आम आदमी के ही सिर पे सारा बोझ जो है वापस आएगा, कर्ज आएगा तो उसका रीपेमेंट कौन करेगा? और अगर मान लीजिए हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर से तो कुछ आ नहीं रहा है, सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी दिख नहीं रही, तो अब कांग्रेस अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करेगी कि केंद्र सरकार ने हमारे पास कोई पैसा दिया नहीं, कोई मदद दी नहीं, जो कि काफी हद तक सत्य भी है कि जिस तरह से भाजपा ने कहा कि हमने इतना पैसा दिया, तो वो भी एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है। और वो हिमाचल के और इस देश के आम आदमी पार्टी को ये नूरा कुश्ती हिमाचल में नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस में। मैं प्रोफेसर रमेश चौहान जी, सर किस तरह से इस पॉलिटिक्स को समझा जाए, सियासत को समझा जाए? 2019 और अब 2024 बहुत पॉलिटिकल सिनेरियो सर बदला हुआ है। हाँ अबू जी, सिनेरियो तो बहुत कुछ बदल चुका है हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति के जो दो बहुत बड़े दिग्गज रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के अंदर जी, वो आज कहीं सक्रिय राजनीति में मौजूद नहीं है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका एक कांग्रेस में बहुत बड़ा कद था, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी जीते हैं उन्होंने, और वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इसी तरह से प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा के एमपी भी रहे हैं वो। तो 2 दशक जो है वो हिमाचल की राजनीति कहीं ना कहीं इन 2 कदावर नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही। और 2017 का जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसके बाद आप मान के चलिए कि हिमाचल में एक पीढ़ी का परिवर्तन हो गया दोनों ही दलों के नेतृत्व में। तो इसको जनरेशनल शिफ्ट मानेंगे हम। लेकिन यहाँ जो आपकी जो आज की जो चर्चा है, इसका मुख्य विषय तो ये है कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव में जो है, क्योंकि हिमाचल 2 ध्रुवीय राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें कांग्रेस और भाजपा के जो है मुख्य जो इसमें प्लेयर्स है, तो इनके इर्द गिर्द जो है अगर मत प्रतिशत भी हम देखते हैं तो दोनों पार्टियों का मत प्रतिशत जो है कहीं ना कहीं 90% से ऊपर रहता है। और अगर मैं
2024 के चुनाव की बात करें तो हम जरा कुछ आंकड़ों पे अगर नजर डालें जी तो वहीं से हमें पता चलता है कि भाई चुनाव का, पिछले 2 चुनाव को हम बेंचमार्क अगर मान के चले 2014 और 19, तो हम ये देखते हैं कि 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में जो है भाजपा ने जो है चारों की चारों सीटें जो है हिमाचल में जीती है। जी जी लेकिन जो 19 का चुनाव है, 19 के चुनाव को जो है हिमाचल में जो है एक, अगर ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में हम जब देखते हैं तो 7 राज्य ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनमें से हिमाचल भी एक आता है जहां जी। भाजपा का जो स्ट्राइक रेट है वो 100% है 100 बिल्कुल बिल्कुल या 99% है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारे राज्य आते हैं। हिमाचल की 4 सीटों की अगर हम बात करें तो मार्जिन जो जीत का है 2019 का, उसको अगर हम कांगड़ा का देखें तो 4,77,623 वोटों से जीती है भाजपा। बिल्कुल। उसी तरह से मंडी से 4,05,559। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन उपचुनाव की जो तस्वीर थी उसे भी अब सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है, 2019 में बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है, और उपचुनाव के जो रिजल्ट है वो बता रहे हैं कि कुछ बीजेपी की कमजोरी नजर आ रही है उसमें। देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को हमें बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण से देखना होगा और समझना होगा जी। अगर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव में जो है स्थानीय मुद्दे जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या नैरेटिव डेवलप होता है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या परसेप्शन बनती है, जैसे अभी हम देख रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक तरफ जो है जिसको आप कह सकते हैं कि धर्म का प्रचार या राम का पूरा गुणगान हो रहा है, राममय हो रहा है, भाजपा अपना एक उसमें चुनाव डिविडेंड देख रही है। कांग्रेस और जो एक इंडिया नामक अभी गठबंधन बना है वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है, यात्राएं कर रही है और वो एक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। अब इस परसेप्शन के खेल में जो है लोगों के नजर में कौन सा जो गठबंधन है या दल वो ज्यादा मजबूत और उसका जो पक्ष है वो लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। बिल्कुल। क्योंकि चुनाव में जो होते हैं फ्लक्चुएटिंग वोट जो है वो ज्यादा चुनाव के परिणामों को प्रभावित करते हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तीसरी बात ये और है कि वोटर की नजर तो तमाम चीजों पर होगी। मैं सुशांत खपरेट जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में बहुत भव्य समारोह होने वाला है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से बैठक कर रही है, कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है बीजेपी के ऊपर, तो इन तमाम चीजों को एक तरह से पर्दे के पीछे ले जाना, या फिर यह कहा जाए कि इन तमाम चीजों पर हावी होने के लिए कांग्रेस अब एक्टिव सियासत में एक तरह से नजर आ रही है? देखिए अबू भाई, एक चीज बड़ी क्लियर है, राम किसी राजनीतिक दल के नहीं है, राम सबके है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ये बात कह चुके हैं, और आने वाले समय में आप देखिएगा पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है इंक्लूडिंग एमएलए सबके सब अयोध्या जाएंगे। लेकिन एक बात सोचने की 22 तारीख को नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में आज 22 तारीख को नहीं जाएंगे। विकास की जगह आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए 22 तारीख के लिए जहां तक बात है, हर व्यक्ति का अपना विवेक है, जो जाना चाहते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के कुछ मंत्री कह चुके हैं वो जाना चाहते हैं, तो वो उनका अपना विवेक है, वो अपने विवेक के अनुसार जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, अगर हम देव समाज से आते हैं, हम हिमाचल के समाज से आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा किसी भी चीज की तब मानी जाती है जब किसी मंदिर में उसका कुरड़ या फिर उसका गुंबद जब स्थापित किया जाता है। आज ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां है कि आपको एक अधूरे कार्य को प्राण प्रतिष्ठा के रूप में करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं जो आपका डेवलपमेंट का बात थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी, इंटरनेशनल मैटर्स की बात थी, मॉनेटरी पोजीशन की बात थी, उन मुद्दों पे राष्ट्रीय स्तर पे जो
सरकार है वो फेल हो रही है। किसी जो 10 साल का कुशासन था वो आज कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। धर्म के खिलाफ कोई नहीं है, मैं भी सनातनी हूं, मैं सुबह 6 बजे उठ के धूप देता हूं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि मुझे इस चीज के साथ टैग किया जाए कि संजय शर्मा जी, बीजेपी या आरएसएस संजय शर्मा जी चाहिए। ये तो एक खुला माहौल होना चाहिए जहां पर हर व्यक्ति को एक जी संजय शर्मा जी, इस पर आपका जवाब चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर जो है वो राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। और मैं इस चीज की जो है मैं प्रसन्नता इस चीज की मैं व्यक्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश ऐसी धरती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जून 1989 में ये प्रस्ताव जो है वो राम मंदिर जो है ये हमारे देश की, हमारी आस्था का और हर भारतीय की आस्था का प्रश्न है। और राम मंदिर, चलिए ठीक है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मैं देखिए, मैं ठीक है नहीं, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। बीजेपी इसे अपने हिसाब से ले रही, कांग्रेस अपने हिसाब से ले रही। मैं संजय शर्मा जी, हिमाचल विरोधी, बीजेपी को हिमाचल विरोधी कहा जा रहा है। मैं टॉपिक पर लौट कर आता हूं। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर का मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी को जो हिमाचल विरोधी कहा जा रहा है, इसे किस तरह से लिया जाए? कांग्रेस कह रही कि आपदा के वक्त बिल्कुल बीजेपी कहीं नजर नहीं आई, बीजेपी के एमपीज कहीं नजर नहीं आए, बीजेपी के लोग नजर नहीं आए। मैंने अब इनके एमपीज के साथ भारतीय जनता पार्टी के एमपी क्यों जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले अगर केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी पहले, सुशांत जी जवाब दे रहे हैं। सुशांत जी आप जवाब दे सकते हैं, बीच में समय कम है, जवाब दे सकते हैं बीच में जी। अगर कोई दिल्ली जाकर के सबसे पहले मिला, पहले गृह मंत्री से मिले, फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सुनील जी सबसे पहले माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए हुए नुकसान का आंकड़ा लेकर नितिन गडकरी जी के पास गए। भाजपा का कोई भी सांसद नहीं गया। आपके ज्ञान को मैं करेक्ट करना चाह रहा हूं, स्वीकारिए। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपके लिए एक ही चीज है कि आप सही, बाकी सारी दुनिया गलत। ये तो तर्कसंगत नहीं है। अगर आप ये बात स्वीकारते, आपके तीनों के तीनों अगर सांसद साथ में गए होते, आज संजय जी आज तो मैं आपसे पूछता हूं, प्रधानमंत्री मालदीव के लिए कर सकते हैं टिप्पणी, लेकिन प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश जिसको अपना दूसरा घर कहते हैं वहां नहीं आ सकते थे। इस चीज का जवाब दीजिए संजय जी। एक छोटा सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। वो प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू मेरा दूसरा घर है, वो एक बार हिमाचल नहीं आए सिर्फ ये जानने के लिए कि कितने नुकसान हुए। असली भाजपा विरोधी चेहरा भाजपा का हिमाचल के लिए दिख रहा है। आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोग तैयार है आपके लिए। लोग पूछ रहे हैं भाजपा ने क्या किया। अत्यंत शर्म की बात है भाजपा के लिए कि जहां पर आपको एक मंच साझा करना चाहिए था कांग्रेस के सांसदों के साथ, आज आप उस मंच से कहीं ना कहीं गायब पाए गए। आज आप चाहे जो भी बोलिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ये देख रही है। आने वाले समय में प्रदेश की जो जनता है वो इसका जवाब देगी। हमें इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। अब चुनावों का दौर आ रहा है और अब बारी जनता की होगी, बारी वोटर की होगी। और जाहिर सी बात है कि चुनाव में ये चीज निकल कर आ जाएगी, कौन विरोधी है और कौन सारथी है, किसने हिमाचल का ख्याल रखा और किसने हिमाचल का नुकसान किया। तमाम चीजें निकल कर आएंगी और इन तमाम चीजों पर लोगों की एक तरह से नजरें भी होंगी। बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, खासतौर से संजय शर्मा जी, सुशांत कपरेट जी, प्रोफेसर राकेश के चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चमन राकेश अस्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। राहुल, नई वेइंग मशीन